हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग वेव एंड एकॉस्टिक का रिवीजन कर रहे हैं। ओके, ये हम लोगों का फिजिक्स सब्सिडी का क्लास चल रहा है अभी, जिसमें हम लोग वेव एंड एकॉस्टिक का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 2 पार्ट प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और आज हम लोग तीसरे पार्ट पे मूव कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से आज से पढ़ने वाले थे वेव स्पीड ऑन स्प्रिंग। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी स्ट्रिंग या फिर वायर में वेव स्पीड क्या होगा। तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है हम लोगों का वेव स्पीड ऑन स्प्रिंग या फिर रोप या फिर वायर का √T/μ। ओके, जिसमें ये जो V है ये आप लोग का वेव स्पीड है और ये जो T है आप लोग का टेंशन इन स्ट्रिंग है और म्यू जो है वो आप लोग का मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, समझ गए। देखिए तो ये आप लोगों को फार्मूला बस याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। भी जो होता है वो √T/μ होता है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ और टी होता है टेंशन इन स्ट्रिंग और भी होता है वेव स्पीड। ओके, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट, इसका प्रूफ भी है। अगर आप लोग प्रूफ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, अब अच्छे से दिखा होगा। ओके, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आप लोग इसका देख लीजिए, यहाँ पे √T/μ आ रहा है। ऐसे आप लोग को तो मैं यही बोलूँगी, आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आप लोग बस याद रखिए वेव स्पीड क्या होता है। वेव स्पीड होता है √T/μ। जो सब्जेक्टिव होता है उन लोगों के लिए प्रूफ जानना जरूरी है, ऐसे आप लोग के लिए भी जानना जरूरी है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। ओके, लेकिन मैं प्रूफ में उतना टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब आप लोगों का एनर्जी आता है। ओके, तो आप लोग अभी क्या देखें, अभी वेव स्पीड देखें। वेव स्पीड क्या होता है √T/μ। अब देखिएगा आप लोग एनर्जी ऑफ वेव, वेव का जो एनर्जी होता है ना वो क्या होता है। तो देखिए आप लोग का ये du/dx क्या होता है 1/2 × dy/dx का होल स्क्वायर। ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ वेव। ओके, ये आप लोग का क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेव ऑफ लेंथ। क्या इसका फॉर्मूला होता है T/2 × dy/dx का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया और ये फार्मूला आप लोगों का काम आएगा। du/dx क्या होता है μ/a² ω² cos² ωt - kx/2। ओके, आप लोग इसको याद रखिएगा 1/2 μ/a² ω² cos ωt - x। ओके, तो आप लोग इस एनर्जी का फार्मूला को, इस एनर्जी के फार्मूला को याद रखिएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आप लोग को पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का ये जो फार्मूला आप लोग का है ना, ये आप लोग का काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 × mv² और m जो लेते हैं छोटे से पार्ट dm के लिए लेते हैं। ओके, तो आप लोग इससे निकालिएगा तो आप लोगों को जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा देख लीजिए μa²ω² 2 cos² ωt - x। यहाँ पे /2 है वो ध्यान रखिएगा, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, यहाँ पे /2 भी याद रखेगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लिए 1/2 μa²ω² cos² ωt - x। पोटेंशियल एनर्जी का देखे थे T/2 × dy/dx का होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए दोनों में कुछ रिलेशन है dk/dx = du/dx। ओके, मतलब मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल एट सेम पॉइंट इन वेव। तो आप लोगों को क्या समझ में आया, देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी यही फार्मूला आया था और पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फार्मूला आया था। अभी आप लोग थोड़ा देर पहले देखे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम था, तो आप लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक पॉइंट पे सेम होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर वेव के लिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, टोटल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। वेव में आप लोग को टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। टोटल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, आप लोग देख सकते हैं आप लोग का कुछ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और dx/dt क्या होता है, dx/dt आप लोग का होता है पार्टिकल स्पीड और dy/dt होता है वेव स्पीड। तो देखिए आप लोग इसको याद रखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर कोई आप लोगों से पार्टिकल स्पीड बोलेगा तो आप लोग dx/dt कीजिएगा, अगर आप लोगों से कोई वेव स्पीड बोलेगा तो आप लोग dy/dt कीजिएगा। ओके, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब पावर आता है, पावर क्या होता है W/T
ओके, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम डी अपन डी टी, ये पावर होता है, ये पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम डी अपन डी टी, ये तो सभी को पता होता है। तो डी अपन डी टी है, डी एक्स अपन डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, मतलब कि डी अपन डी टी है पावर और डी एक्स अपन डी टी की है, तो आप लोग डी एक्स अपन डी टी की जगह पे भी लिख सकते हैं, भी इंटू डी अपन डी एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब आप लोग इसको कर लीजिएगा तो आप लोग को पावर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू भी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, ये आप लोगों का क्या आ गया, ये आप लोगों का पावर का फॉर्मूला आ गया। एवरेज पावर, अगर कोई भी बोलेगा आप लोग को एवरेज पावर निकालने के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, और देख लीजिए साइन एक्स जो होता है आप लोगों का वो जीरो होता है एक साइकिल के लिए। एवरेज पावर जो होता है उसमें साइन एक्स जीरो लेते हैं, कॉस एक्स जीरो लेते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स 1/2 लेते हैं। आप लोग को ये याद रखना है, पावर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू भी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, तो अगर आप लोग एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं तो क्या आता है आप लोग का पावर का वैल्यू। देखिए, अगर आप लोगों से मैं ये फार्मूला है, आप लोगों को ये फार्मूला पता चल गया। अगर आप लोगों से मैं इसमें एवरेज पावर पूछूंगी तो आप लोग क्या बताइएगा, एवरेज पावर में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1/2 रख देते हैं, तो ये इसके जगह पे आप लोग 1/2 रख लीजिएगा और आप लोग का एवरेज पावर निकल जाएगा। ओके, कभी भी आप लोग को एवरेज निकालना होगा ना एक साइकिल में, तो आप लोग को क्या करना है, देखिए, तो आप लोग का यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाला टर्म है, तो साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म रहेगा, वहाँ पे 1/2 कर दीजिएगा। साइन एक्स की जगह पे जीरो और कॉस एक्स की जगह पे जीरो, तो आप लोग इसके जगह पे 1/2 रख दीजिएगा, तो एवरेज पावर आ जाएगा आप लोग का 1/2 इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू भी। तो आप लोग को एवरेज पावर पता होना चाहिए। अगर इंस्टेंटेनियस पावर पूछेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो रख दीजिएगा, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू भी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, समझ में आ गया। अगर मैं आप लोग को देखिए, ये तो आप लोग का जनरल है, ये पता होना चाहिए। अगर पावर इंस्टेंटेनियस पूछा जाएगा तो एक्स इक्वल टू जीरो रख के बना लीजिएगा। अगर एवरेज पावर पूछा जाएगा तो इसके जगह पे 1/2 रख लीजिएगा। ओके, देख लिए पावर इन वेव। अब क्या आप लोग का इंटेंसिटी आता है पावर के बाद। तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है, मतलब इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया भी होता है। तो आप लोग का इंटेंसिटी का एक कंप्लीट साइकिल के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू भी अपॉन 2 अपॉन एरिया, और 2 इंटू एरिया। देखिए, पावर तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले, बस यहाँ पे एरिया से डिवाइड करना है। ओके, ये सब हो गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, क्योंकि देखिए अगर रिलेशन पूछेगा ना, अगर कोई भी कुछ जैसे एम्पलीट्यूड को दुगुना करके पूछेगा इंटेंसिटी का क्या हुआ, तो आप लोग को अगर रिलेशन पता होगा तभी तो आप लोग बताइएगा ना। तो रिलेशन देख लीजिए, तो आप लोग का रिलेशन क्या है, आई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी। तो ए आप लोग का एम्पलीट्यूड है, एफ फ्रीक्वेंसी है, डी डेंसिटी ऑफ मीडियम है, और भी स्पीड ऑफ वेव है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी। चलिए अब आगे इंटरफेरेंस देख लीजिए। ओके, तो देखिए आप लोग बस इसको याद रखिए, ये वाला रिलेशन जो है फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ये आप लोग गेस पेपर में ही पूछा गया था। तो इस रिलेशन को देख लीजिए, वाई नेट होता है ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी देख लीजिए। देखिए, अगर आप लोगों से कोई कोहेरेंट सोर्स के बारे में पूछेगा तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। कोहेरेंट सोर्स होता है जिसका ओमेगा सेम होता है और के सेम होता है। ओमेगा सेम कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, और के सेम कहने का मतलब वेवलेंथ सेम। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, जस्ट वेट। कोहेरेंट सोर्स देख लिए आप लोग। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी। इंटेंसिटी ये पूरा कांस्टेंट, ये सब बाकी सभी कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड को छोड़ के, मतलब आई इक्वल टू के स्क्वायर भी होता है। ओके, ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट को यही पता होता है, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब आई इक्वल टू के स्क्वायर, ये सभी को पता होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, आई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर रो स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी। ओके, ये एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन है, ए नेट का स्क्वायर ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर
+2a1 इंटू A2 इंटू कॉस फाई। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और एक इसी तरीके से इंटेंसिटी का आता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर I1 I2 और कॉस फाई। तो आप लोग को बस ये दोनों याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ए नेट का स्क्वायर क्या होता है? एम्पलीट्यूड नेट का स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1 A2 इंटू कॉस फाई। और आई नेट क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 इंटू कॉस फाई। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लीजिए। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब आप लोग का एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड या फिर नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो आप लोग का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ओके, तो आप लोग का ए स्क्वायर नेट स्क्वायर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाता है और आई नेट रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का स्क्वायर होता है। डिस्ट्रक्टिव कब होता है? जब आप लोगों का नेट एम्पलीट्यूड और नेट इंटेंसिटी मिनिमम होता है। ओके, तो कॉस फाई आप लोगों का मिनिमम हो जाता है, तो कॉस फाई मिनिमम देखिए, कॉस फाई मैक्सिमम 1 होता है और कॉस फाई मिनिमम -1 होता है। तो बस आप लोग को जो अभी थोड़ा देर पहले मैं एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताई, आप लोग उसी से ये दोनों रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई 0 2 पाई 4 पाई लेते हैं और डिस्ट्रक्टिव के लिए फाई 3 पाई, मतलब कि और 2n प्लस 1 पाई के मल्टीपल लेते हैं और ये 2n पाई के मल्टीपल लेते हैं। तो अगर फाई पता है तो फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स आता है, तो उससे आप लोग डेल्टा एक्स भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स आप लोग को ये सभी आ जाएगा। ओके, देखिए अगर शार्प कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो A1 इक्वल A2 के हो जाएगा, मतलब ए नेट का स्क्वायर 2a हो जाएगा और इंटेंसिटी 4i हो जाएगा। यही अगर शार्प डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा, तो ए नेट भी 0 हो जाएगा और आई नेट भी 0 हो जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोग को दो वेव दिया हुआ था विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कोहेरेंट सोर्स है, इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ था और आप लोगों से पूछ रहा था फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ दे आर टू सुपर इम्पोज। देखिए आई मैक्स अपन आई मिनिमम क्या हो जाएगा? आई मैक्स अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर और आई मिनिमम रूट अंडर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ओके, और देख सकते हैं आप लोग जो इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है 9:16 में दिया हुआ है, तो आप लोग एक 9 लीजिएगा एक 16 लीजिएगा, तो 9, तो आप लोग को 9 मतलब 3 और 16 मतलब 4, 4 3 7 7 का स्क्वायर 49, तो 49 हो जाएगा। और आप लोग का ये क्या हो जाएगा? 4 में से मतलब कि 3 4 3 में से 4 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 49:1 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब देखिए क्या आप लोगों का अब है आप लोग का रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ओके, अगर किसी भी वेव में आप लोग का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होता है तो उसमें क्या होता है? ओके, तो यही सब है। आप लोग का क्या क्या चेंज रहता है, क्या चेंज होता है और क्या आप लोग का सेम रहता है, वही सब है। ओके, अब देखिए आगे क्या है, ये सभी आपके काम का नहीं है। अब देख लीजिए स्टैंडिंग वेव से आप पढ़ेंगे हम लोग। ओके, पहले का टॉपिक पढ़ लिए, अब हम लोग स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। देखिए स्टैंडिंग वेव क्या होता है? आप लोग का दो वेव होता है कोई, तो इसमें एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है और वो सुपर इम्पोज करता है, उसको हम लोग स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ओके, आप लोग को स्टैंडिंग वेव समझ में आया? स्टैंडिंग वेव क्या होता है? स्टैंडिंग वेव वो होता है कोई भी दो वेव जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे और वो सुपर इम्पोज करे, ये आप लोग का स्टैंडिंग वेव होता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या आप लोग का इधर है आप लोगों का। देखिए ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में कुछ डिफरेंस है, आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं। एनर्जी इन सच वेव इज ट्रांसफर्ड और नॉट ट्रांसफर्ड हेयर, एनर्जी इज बाउंडेड। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम, एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल। ओके, आप लोग का इसमें एम्पलीट्यूड अलग होता है अलग अलग पार्टिकल के लिए, और एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम। नो एनी टाइम वेयर ऑल द पार्टिकल पासिस थ्रू from their mean position simultaneously, twice in each time period all particle passes mean position simultaneously। देखिए ये आप लोग का ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में कुछ डिफरेंस है, तो आप लोग इसको भी अपने खुद से भी पढ़ सकते हैं। ओके, क्या क्या लिखा हुआ है सो। अब नेक्स्ट देखिए क्या क्या है। देखिए नोड के लिए आप लोगों का जो kx होता है वो 0 होता है और एंटी नोड के लिए kx जो होता है +-1 होता है। देखिए मुझे जो बताना है वो उस पर मैं फोकस करूँगी, ये इस फार्मूला को आप लोग को याद रखना है। ओके, आप लोगों से मॉडल पेपर में ओवरटोन के बारे में पूछा गया था, हार्मोनिक के बारे में पूछा गया था, तो उस पर अब हम लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या आप लोग का स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग
फिक्स्ड एट अ बोथ एंड। तो आप लोग का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, V अपॉन लेमडा। V क्या होता है मैं थोड़ी देर पहले बताई थी आप लोगों को, सबसे पहले लेक्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था, अंडर रूट टी अपॉन म्यू अपॉन लेमडा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोग का 1/12 अंडर रूट टी अपॉन मी। ओके, ये आप लोगों का फॉर्मूला है फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। ओके, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है ये आप लोगों का होता है 1/, देखिए ये 1/12 कैसे लिखा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू नोड क्या होता है आप लोग को, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू नोड आप लोग का λ/2 होता है, कल गेस पेपर में ही बताई थी। और λ/2 इक्वल टू यहाँ पे एल है, ये दोनों नोड के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होगा λ/2, λ/2 इक्वल टू एल है। तो आप लोग λ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है और लेमडा की जगह पे 12 अंडर रूट टी अपन म्यू लिखे। ओके, देख लिए आप लोग इसको कैसे लिखे हैं। तो आप लोग को ये फार्मूला याद रखना है। तो देखिए इसका जनरलाइज जो कंडीशन है ना वो याद करवा देती हूँ। देखिए अगर आप लोगों से कोई भी फर्स्ट ओवरटर्न पूछता है ना, तो फर्स्ट ओवरटर्न तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटर्न करने का मतलब है सेकेंड हार्मोनिक है, तो आप लोग का इसका आ जाएगा 2/12 अंडर रूट टी अपन म्यू। तो चलिए मैं आप लोग को जनरलाइज बता देती हूँ। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है, अब आ गया होगा आप लोग का जनरलाइज्ड n-1th ओवरटर्न और nth हार्मोनिक। ओके, अगर आप लोगों से nth हार्मोनिक बोल रहा है तो आप लोग का जो ओवरटर्न होगा, मतलब अगर फिफ्थ हार्मोनिक है तो आप लोग का फोर्थ ओवरटर्न होगा। ओके, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए आप लोग। इसका फ्रीक्वेंसी निकालने का V अपॉन लेमडा, और ये तो n/12। ओके, n/12 इंटू अंडर रूट टी अपन म्यू। ओके, तो आप लोग को याद क्या रखना है, n/12 अंडर रूट टी अपन म्यू, याद रहेगा ना, n/12 अंडर रूट टी अपन म्यू। इससे मैं मॉडल पेपर का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व की थी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, n/12 अंडर रूट टी अपन म्यू। और ये भी आप लोग को पता होना चाहिए दो नोड के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो ये λ/2 होता है। और ये आप लोग का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ओके, फ्रीक्वेंसी का n-1th ओवरटर्न मतलब nth हार्मोनिक। ओके, ये भी याद रखिएगा। अगर आप लोगों को फिफ्थ हार्मोनिक बोल रहा है मतलब फोर्थ ओवरटर्न है। ओके, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, अब एग्जाम्पल है, ये सब आप लोग को ध्यान नहीं देना। अब साउंड वेव देख लीजिए। तो मैं इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ, वीडियो का लेंथ बड़ा हो चुका है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।